तो उत्तराखंड राज्य काफ़ी चर्चा में है और उसके पीछे का वजह यह है कि उत्तराखंड में हल्द्वानी में आप देखेंगे तो एक मदरसा को सरकार के द्वारा जो है वो गिराया गया और उसके पीछे का कारण ये बताया गया कि ये इलीगली स्ट्रक्चर करा गया था और जैसे ही डिमोलिश किया गया इसके बाद आप देखेंगे तो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में कम्युनल वायलेंस हो जाता है, मुस्लिम्स के तरफ से पत्थरबाजी करी जाती है और इसमें आप देखेंगे तो पुलिस स्टेशन को भी आगजनी के हवाले करने की भी खबरें आई। यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर्स ने यह भी बताया कि लगभग वो ये मान भी नहीं रहे थे कि शायद वो बचेंगे, पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन जो है वो आग के हवाले करने की बात करी जा रही थी और इसमें आप देखेंगे तो 5 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं, लगभग 250 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हैं, कई लोगों के ऊपर एफआईआर और कई लोगों के ऊपर केसेस जो है वो फाइल करे गए हैं। तो ये तो एक वजह है जिसके वजह से उत्तराखंड चर्चा में है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उत्तराखंड में ही पुष्कर सिंह धामी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उत्तराखंड के स्टेट असेंबली में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाया है और यूसीसी बिल पास होने के साथ ही उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन जाएगा, आज़ाद भारत का, जहां पर आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू होगा। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा गेम चेंजर रहने वाला है क्योंकि आगे ही आप देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव हैं और ऐसा अब टारगेट गुजरात और मध्य प्रदेश जो है वो भी लेकर के आ रहे हैं, यहाँ तक कि असम की भी बात करी जा रही है। तो धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पूरे भारत में लाने की बात करी जा रही है। अब यह कितना संभव होगा नहीं होगा इस पर हम विचार विमर्श इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप देखेंगे तो भारत के राज्य गोवा जब 1961 में पोर्टुगल से आजाद होकर के भारत का हिस्सा बना तो उस समय पोर्टुगीज जो लॉ थे वो वहां पर एप्लीकेबल थे और ये भी कहा गया पोर्टुगीज के द्वारा कि सरकार चाहे तो उन लॉज को बदल सकती है। हालांकि यूसीसी वहां पे तभी से एप्लीकेबल था तो वो एप्लीकेबल रह गया, यानी कि गोवा जो है वो उस कंटेक्स्ट में फर्स्ट स्टेट बन चुका था। लेकिन आप देखेंगे तो इसी के साथ साथ में पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है जहां पर फ्रेंच रूल किया करते थे तो वहां पर भी यूसीसी एप्लीकेबल है क्योंकि वहां पर भी वो लॉ जो है वो एग्जिस्ट कर रहे थे। तो ये तो पहले से चले आ रहे हैं। अब इसी के साथ साथ में देश 1947 में आज़ाद होता है। बहुत सालों तक हम देखते हैं कि अंग्रेज हुकूमत करते हैं और इसके पहले भी हमने देखा है कि मुगल्स से लेकर के अलग अलग डायनेस्टीज जो हैं वो यहाँ पर शासन किए हैं। तो इसकी वजह से भारत देश 1948 में पार्टीशन के अपने आप में चैलेंजेस को जूझ रहा था और उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और साथ ही साथ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं वो यूसीसी की बात करते हैं। हालांकि उस वक्त यूसीसी को लाना बहुत मुश्किल था क्योंकि ऑलरेडी कम्युनल टेंशन्स जो हैं वो पीक पर थे। तो इस वजह से उसको संविधान के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन करा गया अंडर आर्टिकल 44 कि स्टेट चाहे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला सकता है और ये बेसिकली कंकरेंट लिस्ट में रखा गया। और वहीं से अब आप देखेंगे तो धीरे धीरे 1955-56 में हिंदू रिलीजन में आप देखेंगे जहां पर हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख और जैन इंक्लूडेड हैं तो वहां पर मैरिज के साथ साथ में सक्सेशन, अडॉप्शन, इन सभी के लॉ को लाया गया और काफ़ी रिफॉर्मिस्टिक लाया गया, जहां पर हिंदूज जो हैं वो जब तक उनके स्पाउस जीवित हैं तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। सक्सेशन के मामले में भी कहीं ना कहीं बराबरी दिया गया। तो तमाम प्रकार की बातें करी गई। लेकिन बाकी जो रिलीजन के लोग हैं, दरअसल कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम्स की आप बात कर लो जहाँ पर पॉलीगैमी अभी भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर सक्सेशन अनइक्वल है, इवन क्रिश्चियंस की आप बात कर लो वहाँ पर भी पॉलीगामी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं रिफॉर्मिस्टिक नहीं हो पाए, समय के साथ इनको होना चाहिए था और इनके इस फेलियर की वजह से आज सरकार को ये स्टेप लेना पड़ रहा है। और उत्तराखंड के इस रिस्पांस के बाद आप देखेंगे तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो चीफ हैं उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है और उनके जो कस्टमरी राइट्स हैं उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ओवैसी ने भी मानने से इनकार कर दिया है और ममता बनर्जी जो हैं वो भी ये कह रही हैं कि मोदी जी जो हैं वो दरअसल NRC, CAA और UCC जैसे मुद्दे से कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में लोगों का ध्यान जो है वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनल डिसहार्मनी जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बयान आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपको पता है कि अभी हाल ही में जो है वो इंडिया अलायंस भी धीरे धीरे टूट चुका है। लगभग नीतीश कुमार जो है वो बिहार में वापस से बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं तो अपोजिशन भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। तो ये बातें पॉलिटिक्स के साथ में भी जोड़ करके देखा जा रहा है। खैर जो भी है, लेकिन आगे इस पे हम डिटेल में जुड़ने वाले हैं तो आप बने रहिए वीडियो के साथ में।
क्योंकि ये यूसीसी जो है वो ना सिर्फ हिंदूज और मुस्लिम्स के ही बारे में बात करता है बल्कि जो लिव इन रिलेशनशिप्स है उसके बारे में भी बात करता है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो डिवोर्स के ऊपर भी बात करा गया है, साथ ही साथ किस तरीके से फैमिली लॉज को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि हमारे देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉज तो हैं और साथ ही साथ में यूनिफॉर्म सिविल लॉज हैं जब आप बिजनेस जैसे मैटर्स को देखते हो, लेकिन जैसे ही फैमिली लॉज आता है तो ये विभाजन हो जाता है, जहां पर आप देखेंगे कि कई कम्युनिटीज जो हैं वो अपने अपने पर्सनल लॉ पे चलते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि भाई मुस्लिम्स में शरिया के हिसाब से जो चल रहा है, तो कई सारी चीजें जो है वो अभी भी ऑर्थोडॉक्स हैं, जैसे कि निकाह हलाला, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो बेसिकली ट्रिपल तलाक भी काफी समय तक एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये सारी बातें हैं, चलिए इसको हम विस्तार से डिस्कस करते हैं। तो आइए जानते हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। बेसिकली जैसे जीएसटी है वन नेशन वन टैक्स, वैसे ही यूसीसी को बताया जा रहा है वन नेशन वन लॉ। यानी कि आप देखेंगे कि हमारे देश में जो सिविल लॉ हैं, मैरिज रिलेटेड लॉ, वो सारे कम्युनिटीज़ के अलग अलग हैं, स्पेशली हिंदूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी और पारसीज। तो इन सबको मर्ज किया जाए, क्योंकि आप देखेंगे पॉलीगैमी जो है वो हिंदूज़ में अलाउड नहीं है, तो वहीं मुस्लिम्स में और क्रिश्चियंस में अलाउड है। साथ ही साथ जब सक्सेशन की बात आती है तो यहाँ पर हिंदूज़ में आप देखेंगे कि जो सक्सेशन है वो कोपासेनरी राइट्स और साथ ही साथ बर्थ राइट्स को बराबर माना गया है और इक्वल डिवीजन की बात करी गई है। लेकिन मुस्लिम्स में आप देखेंगे तो ये अनइक्वल डिवीजन है। और साथ ही साथ कई सारे ऐसे भी प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि निकाह हलाला, जैसे कि वो बेसिकली उसको बैन करने की भी बात करी जा रही है और रिफॉर्मिस्टिक करने की बात करी जा रही है। तो आइए अब हम की चेंजेस की बात कर लेते हैं उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में। तो जो सबसे पहला बदलाव है वो है मिनिमम एज ऑफ मैरिज का। ये जो उत्तराखंड का यूसीसी है इसमें मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो लड़कियों के लिए होगा वो 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल। ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस को प्रमोट करता है, यहाँ पर तो सिमिलर है। लेकिन आप देखेंगे मुस्लिम्स में तो बेसिकली उनके हिसाब से जब एक बच्ची प्यूबर्टी हासिल कर लेती है, यानी कि 13 साल की उम्र में, तब से उसको जवान माना जाता है, यानी शादी योग्य माना जाता है उनके शरिया के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये जो है अब यूसीसी इसको रोकता है और वो एक सर्टेन बैरियर लगाता है एज रेस्ट्रिक्शंस का। साथ ही साथ सक्सेशन पर भी आप देखेंगे तो दो टाइप्स के सक्सेशन होते हैं। पहला है टेस्टामेंट्री सक्सेशन, जहाँ पर एक इंसान अपने मृत्यु होने से पहले अपनी इच्छा जाहिर कर दे कि हम अपनी प्रॉपर्टी जो है वो इसको देना चाहते हैं। और दूसरा है इंटस्टेट सक्सेशन, जो कि एब्सेंस ऑफ विल पे है, यानी कि इंसान मर गया और उसने अपने विल उत्तराधिकार घोषित नहीं करा है। तो ये दोनों को अब इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925 के बराबरी पर लाया गया है। यूजुअली हम देखें अगर टेस्टामेंट्री सक्सेशन का, जहां पर अपने इच्छा अनुसार पहले से व्यक्त किया गया होता है, तो वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन मुस्लिम्स के केस में आप देखेंगे तो वो 1/3 ही अपने प्रॉपर्टी को चूज कर सकते थे अपने विल से, 2/3 जो है वो कुरान और हादिथ में जो तरीके से लिखा गया है वही उसको डिस्क्राइब करता था। इसी के साथ साथ में इंटस्टेट सक्सेशन जो है, जो बगैर किसी विल के है, तो वो भी अब इंडियन सक्सेशन एक्ट के बराबर पर होगा। यानी कि पहला जो प्रायोरिटी दिया जाएगा वो क्लास 1 के हियर्स के, यानी कि उनके बच्चे, उनकी पत्नी और पेरेंट्स, और अगर वो नहीं है तो फिर क्लास 2 के हियर्स को, जहाँ पे सिबलिंग्स, नीसेस, नेफ्यूज और ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं। अगर इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है तब डिसीज्ड पर्सन को जो सबसे नज़दीकी होगा वो इस प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं ले सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो प्रैक्टिसेस जैसे कि बाईगैमी या पॉलीगैमी और निकाह हलाला को बैन करने की बात करता है मुस्लिम पर्सनल लॉज में, जो कंटिन्यू चले। इसी के साथ साथ में उत्तराखंड राज्य में अब लिव इन रिलेशनशिप्स में जो लोग हैं वहां पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, और इनमें से कोई भी अगर 21 साल से कम उम्र का होगा तो फिर उनके माता पिता को ये इन्फॉर्म करा जाएगा और इसी के साथ साथ में रजिस्ट्रार से उनको रजिस्टर करना पड़ेगा इन केस कि अगर वो लिव इन रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं, और अगर वो उसको खत्म कर रहे हैं तब भी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा। यानी कि कुल मिलाकर के इन चीजों को काफी कॉम्प्लेक्स करा गया है। लिव इन रिलेशनशिप्स में हमको पता है कि कई बार ऐसे केसेस भी निकल करके आते हैं जहां पर मर्डर जैसे भी चार्जेस होते हैं, तो रेगुलेट करने की तो जरूरत थी, लेकिन इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये काफी कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। हालांकि कुछ लोग इसको वायलेशन भी मान रहे हैं आर्टिकल 21 का, राइट टू प्रिवेसी का। साथ ही साथ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस भी कंपलसरी कर दिए गए हैं कि शादी के 60 डेज के अंदर अंदर बेसिकली मैरिज को रजिस्टर कराना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में जेल टर्म ऑफ फाइन भी इंक्लूडेड है। और अगर किसी को डिवोर्स भी चाहिए तो वो महज कोर्ट से ही मिल सकता है। तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं ये रिफॉर्म्स की बात करी गई है।
अब आइए हम लिए चलते हैं कि वो लोग जो इसके सपोर्ट में हैं। तो सबसे पहला पॉइंट उनके हिसाब से कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है इक्वालिटी का, उसको फुलफिल करा जाएगा, आर्टिकल 44 को फुलफिल करा जाएगा। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो प्रमोशन करा जाएगा जेंडर जस्टिस का और इक्वालिटी का, क्योंकि अब जो इनहेरिटेंस राइट्स होगा वो बेटियों को भी बेटों के बराबर मिलेगा, ये इक्वल होगा, जो कि पहले अनइक्वल हुआ करता था। और वो बर्थ राइट्स और कोपासेनरी राइट्स दोनों को इंक्लूड करता है, और पिता का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और जो खुद से बनाया हुआ प्रॉपर्टी है उन सभी को इंक्लूड करके। इसी के साथ साथ में नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करेगा, वन नेशन वन लॉ को। साथ ही साथ सोसाइटल रिफॉर्म्स के भी बारे में बात करेगा, किस तरीके से पैट्रियार्कल जो नोशंस चला आ रहा है उन सबको बदला जा सके। साथ ही साथ में सिंप्लीफिकेशन करेगा लीगल मैटर्स को। आपको पता है कि ऑलरेडी केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा तरीके से ओवरबर्डनड है जुडिशरी के ऊपर, तो ये एक बर्डन कम होगा और कहीं ना कहीं केसेस जो है वो स्पीडी तरीके से डिस्पोज हो सकेंगे, तो ये एफिशिएंसी लाएगा जुडिशरी में भी। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो बेसिकली ये प्रोग्रेसिव जूरिस्प्रूडेंस माना जा रहा है। शाहबानो केस, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा था कि भाई डिवोर्सी महिला को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, और शायरा बानो केस अब जो यूसीसी के अगेंस्ट में है उन क्रिटिक्स की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट उनका यही है कि ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम का, जो आर्टिकल 25 में मेंशन करता है कि भाई अपने धर्म को हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं फ्रीली। और साथ ही साथ आर्टिकल 29 का भी कि किस तरीके से जो कल्चर में चला आ रहा है उसको कहीं ना कहीं हटाया जा रहा है। ऑल्दो आप देखेंगे तो जो ट्राइबल एरियाज है उसको एक्सक्लूड करा गया है। इसी के साथ साथ में जहां पर कस्टमरी लॉ चल रहा है, मान लीजिए कि साउथ इंडिया में जैसे आपको पता है कि भाई सपिंद मैरिजेस हिंदू में अलाउड नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा कि बेसिकली कर्नाटक जैसे राज्य में वहां पर सपिंद मैरिज होते हैं, यानी कि आप देखोगे कि बेसिकली चाचा जो है वो भतीजी के साथ में शादी कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि ये नॉर्थ इंडिया में नहीं है। तो ये तो रीजन वाइज भी डिफरेंस है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क रेस करता है कि कस्टमरी को अगर आपने छूट दिया है तो फिर पहले से जो बिलीफ चला आ रहा है वहां पर आपने क्यों नहीं किया है? क्या ये सिर्फ टारगेट है मुस्लिम्स को? इसको एक थ्रेट भी माना जा रहा है भारत के कल्चरल डाइवर्सिटी में। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो ऑलरेडी सेक्युलर लॉस एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जो अपने आप में मेंटेनेंस और डोमेस्टिक वायलेंस की बात करता है कि सभी को वो इंक्लूड करके। इसी के साथ साथ में मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है कि इंपोजिशन किया जा रहा है हिंदू कोर्ट का, जो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से कहीं ना कहीं मतलब रेडी नहीं करा गया है। और इन पर्सनल लॉज को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, तो इस पर स्टेट और पार्लियामेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो ये भी, यहाँ तक कि सरला मुदगल केस में आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को कहा है कि वो यूसीसी को लाने के लिए आगे पहल कर सकते हैं। हालांकि 21st लॉ कमीशन जो है उन्होंने कहा था कि यूसीसी जो है उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, इक्वालिटी रिलीजन के बेसिस पे नहीं लेकिन जेंडर के बेसिस पे होना जरूरी है। तो इस तरीके से भी इनकी बातें रखी गई हैं। हालांकि अगर हम आपको बता दें तो मुस्लिम देश जैसे कि तुर्की, इंडोनेशिया, अजरबैजान, इन सभी देशों में आपको यूसीसी जैसे कानून देखने को मिल जाएंगे। जब भारत की बात आती है रिफॉर्म्स की, तो हमारे देश में ये एक कल्चर सा होता जा रहा है कि जब भी रिफॉर्म की बात आती है हमेशा प्रोटेस्ट होता है, चाहे फिर वो फार्मर्स प्रोटेस्ट हमें याद है, चाहे फिर वो एनआरसी और सीएए की बात आती है, और अब यहाँ पर यूसीसी की भी बात आती है। तो हम देखते हैं कि आगे किस तरीके से बीजेपी रूलिंग स्टेट्स इसको प्रमोट करते हैं, क्योंकि बीजेपी ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने की बात करी थी, वो उन्होंने कर दिया है। साथ ही साथ अयोध्या में राम टेम्पल की बात करी गई थी, वो भी उन्होंने कर दिया है। तो यूसीसी भी उनका एक मैनिफेस्टो हुआ करता था, तो आज यूसीसी को भी इंप्लीमेंट करने के लिए बीजेपी अग्रसर है। सामने लोकसभा के चुनाव हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। तो हम देखते हैं आगे किस तरीके से चीजों को लाया जाता है। हालांकि हम आगे बढ़ते हुए भारत को देखें तो कहीं ना कहीं ये चीजें डिजायरेबल हैं, लेकिन यहाँ पर पॉलिसीज को लाने से पहले जनता से भी बात करने की जरूरत है, ऑपोजिशन के साथ भी कंसल्टेशन करने की जरूरत है, और एक हेल्दी तरीके से इन चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है। तो इस वीडियो से तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप में से 90% लोग जो है वो चैनल पर आते हैं और बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो को देख करके चले जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करके भी आप जरूर बताइए, और साथ ही साथ वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि आपका भी जो एक बायस है वो खुल सके और साथ ही साथ आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।